हेलो एवरीवन। मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज की zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स के जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स को डिस्कस करेंगे, जो अक्सर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान वो लोग फेस करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग पहले से प्रिपेयर जो हमने करे हुए हैं, हम लोग पहले उनको डिस्कस करेंगे और बाद में वन बाय वन आप लोग के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आप लोग के जो भी डाउट्स हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं एंड सेशन के एंड में हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी से आप लोगों को जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप के बारे में बता देती हूँ। ये ऐप आपको जरूर डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर एक्सपर्ट्स, ऑन्कोलॉजिस्ट्स और बाकी डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हो और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं सबको ये भी बताना चाहूंगी कि सेशन हिंदी में रहेगा मेजरली, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके। तो आज की zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहल गजेरा, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी एक्सपर्ट हैं। मैं अब आप सभी को उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बता देती हूँ। डॉक्टर नेहल इज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी एक्सपर्ट वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर आयुष फॉर द लास्ट 14 years. She has specialized in areas like cancer nutrition, yoga, pediatric nutrition, management of lifestyle diseases, etc. She shall be sharing insights on increasing immunity and strength during the treatment, managing weight and other side effects during the treatment, and measures to prevent the chances of cancer recurrence in future. तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो डॉक्टर नेहल, हाउ आर यू? Yes, I'm good. ग्रेट मैम, नाइस टू मीट यू। तो मैम इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम मेनली डाइट के बारे में बात करेंगे, जो ट्रीटमेंट के दौरान क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एंड कैसे इम्यूनिटी और बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैम, ये क्वेश्चन तो सबसे मेन है कि उसकी एक हेल्दी डाइट की इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारे लाइफस्टाइल में जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है एंड उसके बाद। डेफिनेटली जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है वो एक न्यूट्रिशन से मेडअप होता है। हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो वो हमारा शरीर उसमें से न्यूट्रिएंट निकालता है और उसी से बॉडी बनता है। जब भी कोई डिजीज़ आता है तब हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जैसे मान लो कि हमारे घर में पैसे की ज़रूरियात बढ़ गई। मान लो कि कोई ऐसा खर्चा आ गया और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो हमें ज़्यादा इनकम के सोर्स बढ़ाने चाहिए ताकि हम उस खर्चे को सही वक्त तक पूरा कर पाए। वैसा ही हमारा बॉडी है, जब भी कोई भी डिजीज़ आ जाता है, नॉट ओनली कैंसर, सिंपल कफ कोराइजा से लेकिन कैंसर तक हमारी जर्नी जब भी कोई डिजीज़ में जाती है, उसी के दौरान हमारे नॉर्मल न्यूट्रिएंट से ज़्यादा हमें उन न्यूट्रिएंट को सपोर्ट करना चाहिए जो बॉडी को डिजीज़ फाइट करने में हेल्प करता है। तो डेफिनेटली तय है कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान, कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद, और हाउ टू प्रिवेंट द सेकंड रीअपियरेंस ऑफ कैंसर। उन सभी के दौरान हमारी लाइफ में वो न्यूट्रिएंट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो तय है कि अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो ही बॉडी उस डिजीज़ को फाइट करके हमें हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा सकती है। जी मैम। तो मैम एक ये क्वेश्चन था, लाइक अक्सर जब लोग जो पेशेंट्स हैं वो ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं ना, तो उन ट्रीटमेंट्स के कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि सबसे मेन साइड इफेक्ट्स है कि भाई वेट लॉस हो रहा है, या नोजिया वॉमिटिंग जैसा लगता है, एपेटाइट बहुत कम हो जाती है। तो इन साइड इफेक्ट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो लोग? इससे वेरी कॉमन साइड इफेक्ट इन केमोथेरापी एंड रेडियोथेरापी। हमें ये तय करना है कि जब भी हमें कोई ट्रीटमेंट के दौरान हम जाते हैं तो उसी के दौरान जो भी साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में आते हैं उसको एक बार पहले से समझ लेना है कि ये थेरापी की साइड इफ़ेक्ट है या तो फिर डिजीज़ का खुद का कोई सिम्टम्स है। कई बार क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ द कैंसर में, कभी कोई पेशेंट थर्ड स्टेज में डायग्नोस होता है, सेकंड स्टेज में डायग्नोस होता है, कहीं मेटास्टेसिस के साथ डायग्नोस होता है। तो डिजीज़ का खुद का भी कहीं सिम्टम्स आते हैं और थेरापी के भी खुद के सिम्टम्स आते हैं। चाहे केमोथेरापी फर्स्ट साइकिल खत्म हुआ उसके बाद कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, लेकिन सेकंड थर्ड के बाद सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। तो कैसे प्रिवेंट करना है?
GIT is mainly affected during any type of the cancer therapy. Gastric inflammation, gastric mucosa में burning sensation और high secretion of acid ये बहुत कॉमन है कोई भी हम थेरापी लेते हैं तो उसी के दौरान हमें ये ख्याल रखना है कि हमारा इंटेस्टाइन मिनिमम एसिडिक फूड के साथ जाना चाहिए। मान लो कि हम कोई थेरापी ले रहे हैं तो उसमें हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोजा में इन्फ्लामेशन आया, नोसिया आया, वॉमिटिंग आया, बर्निंग सेंसेशन आया, एपेटाइट रिड्यूस हो गई, कई बार डायरिया हो गया, कई बार ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गया। तो इसी दौरान हमें लेस टाइमिंग में जो फूड डाइजेस्ट होता है वो लेना चाहिए। तो हम कैसे उसको डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले हमें अल्कलाइन फूड को ज़्यादा लेना है। अल्कलाइन फूड बोले तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल सीजनल है वही फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेने हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने में ये तय करना है कि फ्रूट्स मॉर्निंग में खाते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव है, इवनिंग में उसको लेस अमाउंट में यूज़ करना है। नहीं खाना ऐसा नहीं है, लेकिन अगर किसी को फ्रूट्स खाने हैं तो मॉर्निंग में वो सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं रादर देन द इवनिंग टाइम। अगर उसको साइड में कोई डिजीज़ है, मान लो कि डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, अदर कोई डिजीज़ पैरामीटर्स है, तो उसको फ्रूट का सिलेक्शन करना है कि जो फ्रूट्स लेस ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं वो ज़्यादा पसंद करने, मोर ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं वो फ्रूट उसको कम पसंद करने। सेकेंड थिंग आ गया हमारा लिविंग फूड के साथ हमारा प्रिपेयर्ड प्लेट। हमें प्लेट में क्या खाना लेना है? कैंसर के दौरान सबसे ज़्यादा हमारा प्रोटीन पार्ट्स बॉडी में डैमेज होता है, चाहे कहीं पे भी कैंसर हो। ये बहुत माइनर पैरामीटर्स है, लेकिन हमारा बॉडी का प्रोटीन डैमेज होता है। तो कैंसर का जब भी हम डाइट सिलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम प्रोटीन इंटेक करने चाहिए। प्रोटीन में बहुत सारे प्रोटीन है। मान लो कि एनिमल से कोई फूड आ रहा है, आप डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हो या फिर कोई नॉनवेज फूड ले रहे हो, तो उसका जो प्रोटीन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन है, उसके ऊपर कोई फाइबर नहीं है। मिल्क है तो मिल्क के अंदर कैसीन प्रोटीन है, उसके ऊपर कोई फाइबर नहीं, वो फाइबरलेस प्रोटीन है। आप एग ले रहे हो तो आप एग को कट करके यूज करते हो तो वो फाइबरलेस प्रोटीन हो गया। आप पूरा एग बॉईल करके यूज करते हो तो वो फाइबर वाला प्रोटीन है। अगर आप मीट, चिकन और अदर कोई एनिमल यूज करते हो तो सारे नॉन फाइबर प्रोटीन है। तो जब भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो नॉन फाइबर प्रोटीन को हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको थोड़ा हैवी लगता है, वो खुद सिक्रेशन बढ़ाता है क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा एसिड अमाउंट की ज़रूरत रहती है। अब बात रही हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन की, तो प्लांट में मिलेट, हम जो कार्ब्स यूज़ करते हैं, जैसे हमारा गेहूं है तो गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन है। ग्लूटीन प्रोटीन इज अ कंपाउंड प्रोटीन, उसको तोड़ने में हमारे इंटेस्टाइन को बहुत टाइम लगता है। हमने खाना खाया तो 4 घंटे के बाद वो खाना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन उसको कन्वर्ट करके एनर्जी में हमें वापस देता है। लेकिन गेहूं में क्या है, जो ग्लूटीन है वो बहुत लॉन्ग साइकिल में हमारे बॉडी में रहता है। ऐसा बहुत सारे रिसर्च में भी है कि ग्लूटीन है वो 36 आवर तक हमारे बॉडी में स्टोर रख सकता है। इसीलिए ग्लूटीन प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम लेस अमाउंट में यूज़ करें तो सबसे बेटर है। अभी बात आई हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन, तो पल्सिस, जो भी हम दाने खाते हैं, मूंग खाते हैं, चने खाते हैं, राजमा खाते हैं, चावल खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर जो प्रोटीन है वो सिंगल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है और बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट करता है। तो ये सारे बहुत सारे प्रोटीन की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी है। अभी क्वेश्चन ये रहता है कि हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए। क्या हम खाने में हर प्लेट में प्रोटीन का अमाउंट फिक्स रखना चाहिए? तो हाँ, जब भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं तभी हमारे बॉडी वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन लेना है। मान लो कि मैं 55 kg की हूँ तो मुझे पर बॉडी वेट 1 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए, तभी जाके मेरे नेचुरल सेल डैमेज नहीं होंगे। अदरवाइज क्या होगा, कैंसर सेल तो डैमेज होगा, उसके साथ साथ हमारे नेचुरल जो हेल्दी सेल है वो भी डैमेज हो गए और उसी की वजह से साइड इफेक्ट आने की चांसेस ज़्यादा है। कैंसर में एक बात हमें ये याद रखना है कि कैंसर की ट्रीटमेंट को कम से कम साइड इफेक्ट में कन्वर्ट कर दे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग विद द गुड रिजल्ट। उसकी साइड इफेक्ट ज़्यादा बढ़ती है तब क्या होता है, ट्रीटमेंट ही पूरा नहीं हो पाता।
तो साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम बॉडी का प्रोटीन को मेंटेन करें। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन को हमें फूड में कैलकुलेट करना है। तो हमारा जितना वेट है उतना 1 ग्राम प्रोटीन हमें एवरीडे कंज्यूम करना है। तो हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज़ करना है। तो प्लांट में बहुत सारे प्रोटीन वेराइटी है। हम सीड खा सकते हैं, हम नट्स खा सकते हैं, हम सोया टोफू ले सकते हैं, सोया पनीर ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, आलमंड मिल्क ले सकते हैं, कैस्यू मिल्क ले सकते हैं। कोकोनट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, कोकोनट की जो गरी आती है उसको भी हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सीड है, मेथी दाना है, जीरा सीड है, सिया सीड है, अजवाइन है, पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, फ्लैक्सीड है। इन सारे सीड में भी गुड अमाउंट ऑफ द प्रोटीन रहता है। तो हमारे हमारे खाने में इसी प्रोटीन का ज़्यादा यूज़ करना है। तो चाहे हम रोटी बनाते हैं तो सिर्फ सिंपल गेहूँ यूज़ ना करें, गेहूँ के साथ हम मूंग की दाल डाल दें, चने की दाल डाल दें, या तो फिर अगर हमें लगता है कि हमारा डोज ऑफ केमोथेरापी थोड़ा हाई है तो हम कम कार्ब्स यूज़ करें, ज़्यादा प्रोटीन पार्ट यूज़ करें, तो हम उसकी साइड इफ़ेक्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है पानी। Water is effective therapy during the any kind of the anti-cancer treatment। तो हमें कौन सा पानी पीना चाहिए? क्या हम रेगुलर पानी पिए तो अच्छा है या नहीं है? क्या पानी हमें सपोर्ट करेगा कि नहीं? तो पानी इज गुड टू रिमूव हाई अमाउंट ऑफ मेडिसिन अवर सेल। जितना पानी ज़्यादा उतनी मेडिसिनल इफेक्ट को साइड इफेक्ट में लेस कन्वर्जेशन में जाएगा। सबसे बेटर है हम लिविंग वाटर पिए। लिविंग वाटर बोले तो सीधा पानी हमें कहीं से भी मिलता है। अगर रिवर का पानी मिलता है जो माँ प्रकृति से सीधा सीधा आता है, अगर वो पानी नहीं आता तो हम पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं कि आप मिट्टी के बर्तन में पानी रखो, उस पानी को सन हीट में रख दो, तो सन की धूप से मिट्टी और पानी उसमें H2O से बदली वो कन्वर्ट होके थोड़ा अल्कलाइन बनेगा। हाँ, माँ प्रकृति जैसा परफेक्ट नहीं बनेगा, बरसात के पानी जैसा नहीं बनेगा, लेकिन डेफिनेटली आपका जो पानी है उसके कंटेंट को चेंज करेगा। वो आपके बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा और वो लिविंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। सबसे ज़्यादा सेल बनाने के लिए वो हेल्प करता है। तो जब भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो उसका रीज़न रहता है कि थेरापी तो सेम रहती है, हर पेशेंट को केमो मिलता है, रेडियो मिलता है, लेकिन जो पेशेंट साइड इफेक्ट को प्रिवेंट कर पाता है, बॉडी को हेल्दी रख पाता है, न्यूट्रिशनली बूस्ट कर पाता है, वो कम से कम समय में कैंसर को फाइट करके रिवर्स कर देता है। तो मेरी वजह से प्रोटीन पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, alkaline food is more important, and the third one is the living water. You can choose the water from river also, rain also. You can convert water to see एक अच्छा सा मटका लेके आप सन धूप में रख दो, एक दिन धूप में रखो, दूसरे दिन वो पानी यूज़ करो, तो मिनिमम साइड इफेक्ट रहती है और बहुत सारे पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैम थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी चीजें बताई हैं इस बारे में। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जिस बारे में हम लोग आज मेन हमारा टॉपिक था, दैट इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, कई लोगों की कई पेशेंट्स की कम हो ही जाती है बिकॉज ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ को इन्हांस करने के लिए क्या नेचुरल वेज होते हैं? इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए पहले हमें इम्यूनिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी है। एक इम्यूनिटी है म्यूकोजल इम्यूनिटी, दूसरी है हमारी गट इम्यूनिटी, एक इम्यूनिटी है हर्ड इम्यूनिटी, जो वैक्सीनेशन के दौरान, कोई वायरल इन्फेक्शन के दौरान हमारे बॉडी में एंटीबॉडी पैदा होते हैं और वो हमें इम्यूनिटी देते हैं। यहाँ पे हम जो बात करते हैं वो है हमारी म्यूकोजल इम्यूनिटी। बहुत बार हम सुनते हैं कि हमारी इम्यूनिटी वीक पड़ गई, मेडिसिन की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, पेशेंट को केमोथेरापी के साथ साथ अदर इन्फेक्शन लग गया, हॉस्पिटलाइज इन्फेक्शन लग गया, क्योंकि बॉडी उसके साथ फाइट नहीं कर रहा। तो इम्यूनिटी आती कहाँ से है, एक कॉमन क्वेश्चन रहता है। बहुत अच्छी तरह से बच्चे पूछ लेते हैं कि आप बता दो कि इम्यूनिटी कहाँ से आती है।
चलो मुझे थोड़ी सी इम्यूनिटी दे दो, तो हम किसी को दे नहीं पाते, बॉडी को खुद को पैदा करनी पड़ती है। और इम्यूनिटी एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी प्रोसेस है। क्या मैंने आज अच्छा खा लिया तो कल मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी? नहीं। तो इम्यूनिटी इज द थ्री मेकअप ऑफ द वन सिस्टम। एक आपका फिजिकल बॉडी जो आप खाना देते हो और वो बनता है, एक आपका मेंटल मेकअप जो आप परिस्थिति के अनुरूप उसको बनाते हो। मेंटली आप डिजीज को किस तरह से लेते हो, किस सिचुएशन में जाते हो, किस तरह से उसको आप देखते हो, आपका नज़ारा किस तरह का है। और तीसरा है आपकी गट में पैदा होती है वो इम्यूनिटी। तो यहाँ पे तीनों सिस्टम साथ में चलती है। देखो, कोई भी पेशेंट डायग्नोस होता है तो वो मेंटली एक बार तो वही सिचुएशन से चला जाता है कि लाइफ में कुछ आ गया, तो उसका मेंटल है वो तुरंत ही रिड्यूस हो जाता है, उसका सिक्रेशन डाउन होते हैं, उसके हार्मोन्स डाउन होते हैं, सम काइंड ऑफ डिप्रेसिव फीलिंग में पेशेंट चला जाता है। और दूसरा, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन मेक मोर डिप्रेसिव फीलिंग इन पेशेंट। तो बहुत सारे पेशेंट लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, पेनफुल सिचुएशन और थेरापी जो चलती है उसका एक माइंड सेट रहता है, सराउंडिंग एटमॉस्फियर, हमारा सोशलिज्म, सब कुछ इफेक्ट करके उसका मेंटल को डाइवर्ट करते हैं। और थर्ड थिंग, उसी दौरान हम मेडिसिन जो इफेक्ट देते हैं वो उसकी गट को डैमेज करती है। तो यहाँ पे हम बढ़ाते हैं इम्यूनिटी को, ऐसे बोलते हैं कि 3 दिन में ही बढ़ जाती है। तो एक प्रोसेस है, बहुत अच्छा प्रोसेस है। आई थिंक आज सब जो भी ज्वाइन हुए हैं उसको भी हेल्प करेगा, जो ज्वाइन नहीं हुआ उसके साथ भी शेयर करना। तो जिंजर लेमन इज़ द गुड सोर्स टू रिवर्स योर डिप्रेशन। हमारे खाने में जिंजर और लेमन का यूज़ करना है। किस तरह से यूज़ करना है? मॉर्निंग में आपको आधा सा छोटा सा पीस, आपके नखून जैसा छोटा सा पीस आपको मुंह में रख के चबा के खाना है। अगर आपको सोरनेस है माउथ में, कई बार अल्सर आ जाते हैं, तो आप जिंजर का जूस भी ले सकते हो। ठीक है, छोटा सा 1 स्पून भर के जिंजर जूस लेना। जिंजर में वो कैपेसिटी है जो बॉडी में सीरोटिन को रिलीव करता है और डिप्रेसिव हार्मोन को रिड्यूस करने में हमें हेल्प करता है। दूसरा, जिंजर हमारे एसिड सिक्रेशन को मैनेज करता है। ये सिंपल लॉजिक है, हम सबको समझ में आएगा कि जब भी हम कोई मैरिज में जाते हैं तो हमें अच्छी भूख लगती है, हम अच्छा खाना खाते हैं, और वही बॉडी कोई डेथ के प्रसंग में जाती है तो वहीं पे हम खाना नहीं खा पाते, चाहे वही टाइम पे रहता है फिर भी हम खाना नहीं खा पाते। तो क्या होता है, चाहे हमारे एब्डोमेन को पता है हम अच्छे वाले प्रसंग में है या बुरे वाले प्रसंग में, लेकिन हमारा माइंड, हमारी आँख जो देखती है, जो अनुभव करती है, उसके हिसाब से सिक्रेशन को सिक्रीट करती है। तो वही सिस्टम यहीं पे चलती है। जिंजर क्या करता है? जिंजर हमारे बॉडी के हार्मोन्स को डाइवर्ट करने में हेल्प करता है, डिप्रेशन को रिलीव करने में हमें हेल्प करता है। और दूसरी चीज़, जब भी पेशेंट इस सिचुएशन में जाता है तो उसकी एपेटाइट लो हो जाती है, कोई खाना अच्छा नहीं लगता, उसको कोई टेस्ट नहीं मिलता, तो उसी की वजह से इम्यूनिटी को तुरंत इफेक्ट मिलता है। एक तो डोज आ रहा है कि कोई प्रोसेस चल रहा है बॉडी में, ऑलरेडी बॉडी डैमेज है, ऑलरेडी कैंसर सेल पैदा कर चुकी है, उसके ऊपर हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो थेरापी यूज कर रहे हैं वो भी कई बार नॉर्मल सेल को डैमेज करता है। और तीसरा इम्पैक्ट आता है डिप्रेसिव फीलिंग, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, सोशल इफेक्ट ऑफ कैंसर। तो इसी में जिंजर इज द वेरी गुड सोर्स। सेकंड इज लेमन। लेमन का यूज़ कैसे करना है? इज़ वेरी गुड। आप सबको रिक्वेस्ट है कि कोई ट्रीटमेंट चलती है और इम्यूनिटी लो हो रही है तो यू कैन यूज़ लेमन को। फ्रीज करना है, आप डीप फ्रीज में रख सकते हो और उसको बाहर निकाल के छोटे छोटे पीसेस करके उसके सीड के साथ, उसके छिलके के साथ उसको क्रश कर दो और उसका जूस निकाल लो। उसमें आधा ग्लास 1 ग्लास पानी डाल दो। आपको खट्टा पसंद नहीं है तो थोड़ा माइल्ड कर दो, आप खट्टा ले सकते हो, आपको कोई इशू नहीं है, यू कैन यूज द सावर ऑल्सो। उसको माइल्ड करके मॉर्निंग में, बीच वाला टाइम, मिड मॉर्निंग, मॉर्निंग में आपको अदरक लिया और मिड मॉर्निंग में आपको ये अदरक वाला लेमन वाला शॉट लेना है। हम बोलते हैं वो शॉट है, ठीक है, वो एक एनर्जी देगा, एक बूस्टअप देगा और आपके इंटेस्टाइन को हेल्दीएस्ट रिपेयर करेगा। केमो, रेडियो, कोई भी थेरापी चलती है, जब भी लॉन्ग प्रोसेस में जाते हैं, सेकेंडरी अपीयरेंस आता है तो मल्टीपल इंटेस्टाइनल अल्सर हो जाते हैं और उसको रिपेयर करने में इज़ वेरी गुड प्रोटीन
एंड साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द लेमन। लेमन है, उसके सीड जो है वो बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट निकाल के बॉडी की कोई भी अल्सरेशन और इम्यूनिटी को हेल्प करता है। तो आपने लेमन ले लिया, और उसके बाद आता है कोकोनट वाटर। कोकोनट इज गुड टेंडेंसी टू कैल्शियम, पोटेशियम एंड इज द बेस्ट अल्कलाइन सोर्स इन द वर्ल्ड। अभी इस दुनिया में सिर्फ कोकोनट ही एक ऐसा खाने वाली चीज़ बची है कि जिसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन नहीं हुआ, उसमें कोई पेस्टिसाइड्स भी नहीं हुआ, और उसमें अभी तक कोई भेड़सेड़ नहीं हुआ। बाकी सारी चीज़ें हम जो खा रहे हैं फूड, वो सारा का सारा एडल्ट्रेशन वाला हम खा रहे हैं। चाहे हम कितना भी ट्राई कर ले कि कुछ ऑर्गेनिक चीज़ लाए, कुछ बिना पेस्टिसाइड्स वाला लाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलावट है। कोकोनट इज़ द ओनली सोर्स। तो नारियल पानी पीना है जो हम खाने से पहले ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस है। मॉर्निंग में अदरक लिया, मिड मॉर्निंग में लेमन लिया, और खाने से पहले कोकोनट। दोपहर में खाने से पहले, रात को खाने से पहले। अगर आपको कोकोनट डाइजेशन में थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि जब भी मेडिसिन चलती है तब हमारा गैस्ट्रिक थोड़ा अप्स एंड डाउन रहता है, तब कोकोनट को निकाल के रखो, 15-20 मिनट वो बाहर रहा, उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दो। ब्लैक पेपर वो इजीली उसको डाइजेस्ट करेगा और उसको कंज्यूम करना है। तो ये तीनों मिलके क्या किया, जो हमने लेमन लिया उसने बॉडी का विटामिन सी बढ़ाया। विटामिन सी शरीर में म्यूकस बनाते हैं। जब भी हम ज़्यादा ऑरेंज खाते हैं या तो फिर कोई ऐसी खट्टी चीज़ खा लिया, तो हमें तुरंत म्यूकस आना स्टार्ट होते हैं, या तो हमारे लंग्स से आना स्टार्ट होते हैं, नेजल कैविटी में बनना स्टार्ट होते हैं। तो वही म्यूकस इंटेस्टाइन में बनेगा। और म्यूकस क्या है? म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस है जो हमारे गट में जो अल्सरेशन आए हैं, लीकी गट बोलते हैं। कई बार गट लीक हो गई और वहाँ जो इम्यूनिटी बनना था वो बन नहीं पाई, और बॉडी को ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स दिया, तो उसको रिपेयर करेगा। और वो रिपेयरिंग के दौरान उसको पोटेशियम चाहिए, और वो पोटेशियम लिक्विड पोटेशियम चाहिए, खाने वाला पोटेशियम नहीं। तो उसको अगर हम कोकोनट से लेते हैं तो रिपेयर करता है। आप ऐसा समझ लो कि कोई दीवार कहीं से ब्रेक हो गई, और अगर हमें उसको रिपेयर करना है, हमने सीमेंट तो डाल दिया, लेकिन वो हार्ड स्ट्रक्चर बनाना है तो थोड़ा सा सैंड भी चाहिए, वो रेत भी चाहिए। रेत, सीमेंट और पानी सबको मिला दिया, तब जाके वो एक स्टफ बन जाएगा, वो उसके बाद टूटेगा नहीं। तो ये तीनों चीज़ों को साथ में अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो गट में लीक होता है, अल्सर होता है, लो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है, ऑटो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है, लेस एपेटाइट है, डिप्रेसिव फीलिंग है, वो सबको बाहर निकालने में हेल्प करता है। और बेस्ट टू डू meditation every day to come out from any kind of depression or proper management of our mental health. So this 3 to 4 things are more important to improve our immunity and also strength of immunity. ऐसा नहीं है कि only कैंसर पेशेंट ही करें, घर के सारे सबको लोग कर सकते हैं, सबको हेल्प देगा। और विद इन 3 days इज अ वेरी प्रूवन एंड रिसर्च बेस्ड डाइट। आप 3 दिन लो, 3 दिन में यू गोट एक्सेलेंट रिजल्ट ऑन योर इम्यूनिटी। जी मैम, इनफैक्ट मैं अभी आपसे यही पूछने वाली थी कि डाइट के अलावा और क्या ऐसी हैबिट्स होती हैं जो इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपनी डेली लाइफस्टाइल में, जिससे ट्रीटमेंट के दौरान हेल्प हो सकती है, ट्रीटमेंट के बाद हेल्प हो सकती है। अभी एक चीज़ सबसे बेटर है कि कोई भी इंसान है उसको अपनी खुद की हॉबी को ज़िंदा रखना है। जब भी हम अपनी मनपसंद चीज़ करते हैं तो बहुत अच्छे हार्मोन्स रिलीव होते हैं, और वो कोई भी डिजीज़ से बाहर निकालने में हेल्प करता। कोई भी डिजीज़, आपकी हॉबी जब मर जाती है ना, मतलब आपके शौक भी मर गए, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तो कोई भी सेल भी न्यू बनने की कोशिश नहीं करेगा। तो हम ज़्यादातर एडवाइस देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देते हैं कि अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, गो एंड लर्न म्यूज़िक, गो एंड सिंग म्यूज़िक, गो एंड लिसन म्यूज़िक। पेंटिंग अच्छा लगता है तो पेंटिंग करना चाहिए, अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं तो स्पोर्ट्स करने चाहिए, सोशलिज्म अच्छा लगता है तो करना चाहिए, लेकिन हॉबी को कभी छोड़ना नहीं है। कोई भी आपकी बचपन की हॉबी है कि मुझे ऐसा करना है, तो उसके दौरान वापस जाना है। क्यों ऐसा करना है? एक मैकेनिज्म है कि जब भी हम अपनी मनपसंद की चीज़ करते हैं तो बॉडी पास्ट की थिंग्स और प्रेजेंट की थिंग्स को टाइम बीइंग भूल जाता है। अगर हम अपनी पसंद के दौरान की चीज़ों को याद करने को और उसको रिपीटेशन में लेके जाते हैं तो प्रेजेंट सिचुएशन को हम ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में कन्वर्ट नहीं करेगा।
दूसरा चीज़ है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में, फिजिकली एक्टिव इज द मोस्ट बेनिफिट टू कन्वर्ट योर बॉडी इन हेल्थीएस्ट वे। आधा घंटा रोज इम्यूनिटी का डोज, ये हम हर रोज़ बोलते हैं कि आधा घंटा तो आपको फिजिकल एक्टिव रहना ही है। 30 मिनट इज मिनिमम, 60 मिनट इज एडवाइजेबल एंड 90 मिनट्स इज मोर इफेक्टिव। अगर आप 30 मिनट को एक्टिविटी करते हो, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान एरोबिक्स कर लो, जुम्बा कर लो, आपकी जितनी भी फिजिकल स्ट्रेंथ है, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, वार्म अप कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, बच्चे के साथ खेलो, साइकिलिंग कर लो, स्विमिंग पसंद है स्विमिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, कोई भी चीज़ फिजिकल आप करते हैं तो पहले 30 मिनट बॉडी वार्म होता है, बॉडी के अंदर वो सेंसेशन आता है, वो गर्मी पैदा करती है, आपकी मसल्स के ऊपर जाती है। उसके बाद 60 मिनट्स, आप 60 मिनट तक करते हो तो वो जॉइंट के ऊपर इफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, आपके अंदर पर्स्पिरेशन आना स्टार्ट होते हैं। अगर आप 90 मिनट तक डेली करते हो तो वो इंटरनल ऑर्गन को भी हील करता है। अगर आपको लगता है कि पेंक्रियास को हील करना है तो यू हैव टू गो 90 मिनट्स, आपको लगता है कि यूट्रस को हील करना है यू हैव टू गो 90 मिनट्स, आपको लगता है कि हार्मोन्स को रिपेयर करना है यू हैव टू गो 90 मिनट्स। हाउ टू कन्वर्ट 90 मिनट्स? 90 मिनट क्या पूरा जुम्बा करें? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले 30 मिनट्स आप वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग करें, माइल्ड एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें। उसके बाद 30 मिनट्स यू गो एंड स्ट्रेच योर बॉडी अप टू योर लेवल ऑफ कैपेसिटी। आज मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया तो चाहे मुझसे कम होगा, लेकिन मैं रेगुलर करती हूँ तो मैं उसी से बहुत गुना ज़्यादा कर पाती हूँ। और लास्ट 30 मिनट यू गो रन, स्कीपिंग कर सकते हो, रस्सी को कूद कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, और इतनी फिजिकल एक्टिविटी करो कि आपकी ईच एंड एवरी मसल्स के ऊपर इफेक्ट आए। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं ना, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बंद हो जाती है, आपको प्रोसेस में कोई आता नहीं है, मतलब आप फिजिकल एक्टिव हो तो मेंटल आपका कम डाउन रहता है। और तीसरी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन को इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ आंखें बंद करके देखना है। मेडिटेशन इज़ ए हीलिंग थेरापी। अपने आप को देखना है, इंटरनल बॉडी को देखना है। हमारी बॉडी बाहर से जितना दिखता है वो ही नहीं है, वो तो हमारा कारण शरीर है। आज हमारे पास ऐसा है तो कल दूसरा होगा, लेकिन इंटरनल जो बॉडी है वो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, और उसको हील करना है तो मेडिटेशन इज़ द ओनली ऑप्शन। उसको खाना पीना नहीं चाहिए, उसको सोना नहीं होता। हमारा अंदर की आत्मा तो हर वक्त जागती है, हर वक्त उसको वो फीलिंग्स चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब भी कोई पर्सन बीमार पड़ता है या तो फिर कोई ऐसे डिजीज़ में जाता है तो उसका खुद का स्पिरिट मर जाता है, उसकी खुद की आत्मा मर जाती है, और वो बहुत डैमेज करती है। किसी पर्सन को वेल लाना है, मतलब वो उसको वेलनेस में वापस लाना है, तो उसके जिंदा दिल को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन को फिजिकली मत देखें, मेडिटेशन को ऐसे डॉक्टर ने बोला है तो आंख बंद करके बैठ के, ऐसा नहीं है। आपका शरीर कभी, बाहर का शरीर बीमार पड़ता है, इंटरनल शरीर कभी बीमार नहीं पड़ता, आत्मा कभी बीमार नहीं पड़ता। हम खुद उसको रोज 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 कुछ न कुछ डैमेज करते हैं। हम जब भी अपने मन को, हमारे आत्मा को डैमेज करते हैं ना, तब भी जाके वो फिजिकल बॉडी को डिजीज देता है, उसके बिना वो कभी डिजीज नहीं देगा। और कैंसर मॉर्फोलॉजी क्या है? कैंसर बाहर से आई हुई कोई चीज़ नहीं है, वो इंटरनली चीज़ है, और वो आपके खुद के बॉडी के ही सेल है। वो ज़्यादा हो गए तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो गए, उसको आप माइल्ड कर दो, वो खुद में खुद खत्म होने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इतनी सारी मेडिसिन है, डाइट थेरापी है, अल्टरनेटिव थेरापी है। अभी तो कैंसर के ऊपर इतना सारा रिसर्च हुआ है, लेकिन आत्मा क्या है वो आपकी खुद की है, और उसको हील करना आप खुद ही कर पाओगे। कोई डॉक्टर आपको मेडिटेशन करवा नहीं सकता। मैं आपको थेरापी दे सकती हूँ, मैं आपको डाइट दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि बैठो मेडिटेशन में बैठ जाओ, और आप बैठ गए, नहीं। मेडिटेशन इज अ सेल्फ हीलिंग प्रोसेस एंड यू हैव टू फॉलो विथ वेरी फेथफुली एंड स्पिरिचुअली। अंदर भगवान है, अंदर वो आत्मा है जो आपको जिंदा रखती है, वही आत्मा है जो आपको तंदुरुस्त करेगी, वही आत्मा है जो आपको हीलिंग में लेके आएगी। तो मेडिटेशन इज अ मस्ट। कितना करना है? 30 मिनट मिनिमम, 45 मिनट मैक्सिमम। पूरा दिन मेडिटेशन में बैठ जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू गो एंड लिमिटेशन टू योर स्पिरिचुअल हेल्थ, क्योंकि जब भी आप 45 मिनट बैठते हो ना, तभी एक प्रोसेस आ जाती है, बॉडी स्टार्ट हो जाती है, इंटरनल कुछ वाइब्रेशन आना स्टार्ट होते हैं, एंड डेफिनेटली
वो आपको वो एनर्जी देगा, वो आपको वो स्ट्रेंथ देगा, वो फाइटिंग करने की भी स्पिरिट देगा, और वो ही आपको एक नए रास्ते की तरफ लेके जाएगा। एक बहुत अच्छा सेंटेंस है। उसी के साथ समस्या आती है जिसके पास समाधान की कैपेसिटी है, उसी के पास मुश्किलें आती है जो मुश्किलें को बाहर निकाल पाते हैं। तो आपको ये कभी नहीं सोचना कि ये डिजीज़ क्यों आया, कैसे आया, क्या गलती थी। कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो आपको वो चेक करने आया है कि क्या आपके आत्मा अभी भी उसको निकाल पाएगा, और वो स्पिरिट ही आपको उसी से बाहर निकालेगा। तो डेफिनेटली अल्टरनेटिव थेरापीज, लाइफस्टाइल चेंजेस आपको हेल्प करता है। कई बार लगता है कि बहुत लाइफ में बहुत कुछ दौड़म भाग कर लिया, अभी ये मौका है कि अपने आप को दिन में 45 मिनट हम दे दें, 45 मिनट्स गिव एंड सीट योर सेल्फ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को दे दो। ठीक है ना। तो 3 ऑप्शन है जो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में लाने हैं। हाँ, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना डिटेल में अच्छे से पूरा समझाया है। जितनी आपने बातें बताई हैं काफी ज्यादा हेल्पफुल थी, काफी इंस्पायरिंग थी। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स को और कैंसर केयर गिवर्स को। पहले तो हम इन वर्ड्स से इतना अफेक्टेड ना हो जाए, वही बेटर है। दूसरी चीज़, जो बॉडी डिजीज़ देता है उसके पास कैपेसिटी है कि उसको वो रिवर्स कर पाए। ठीक है, यही एक सेंटेंस है। ए बॉडी जहाँ से डिजीज़ आया वही वापस रखने की कैपेसिटी रखता है, सिर्फ आपको उसको सही रास्ता दिखाना है। अगर गलत रास्ते से डिजीज़ आए हैं तो सही रास्ते से वो वापस भी जाएगा। दूसरी चीज़, कभी भी आपको टायर्ड या गिव अप नहीं करना। सिचुएशन तो लाइफ में बहुत सारी आएगी। अगर छोटा बच्चा भी कैंसर में आता है तो उसके पेरेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन बच्चे उसको इजीली कॉप अप कर पाते हैं, और एडल्ट से ज़्यादा बच्चों में हमने देखा है कि उसका रिवर्सल रेशियो ज़्यादा है। तो बच्चे से सीखना है कि उसकी लाइफ कैसे जाती है। और मैं ऑलवेज़ अपने क्लाइंट को, पेशेंट को एडवाइस देती हूँ, एक बार वापस बच्चा बन जाओ। लाइफ बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरीके से हम जी पाएंगे जब हम बचपन में वापस चले जाएंगे। अपनी हॉबी को ज़िंदा रखो, अपने स्पिरिट को ज़िंदा रखो, अपनी फूड को लाइव फूड में खाओ। वो सोचो कि हम अपने बच्चे को क्या खिलाते हैं, क्या हमने बच्चे को ये सारी चीज़ें दिया, कभी नहीं दिया ना। तो वो सारी चीज़ें मत खाओ जो हमें नहीं खाना। लिविंग फूड पे देखो, लिविंग वाटर पे देखो। लाइव रहना है तो लाइव फूड जितना खाओगे उतना सबसे बेटर है। अच्छा खाना ही अच्छी लाइफ दे सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि जब तक ज़िंदा है तब तक हमें ज़िंदा लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई ऐसा फीलिंग ही बॉडी में पैदा नहीं करना कि हमें उससे फाइट करना है। नहीं, इजीली वो जैसे आया वैसे ही चला जाएगा। कई बार तो पता ही नहीं चला कि कैसे आ गया है डिजीज़। तो अगर थोड़ा भी फोकस करेंगे तो आराम से डिजीज़ को हम क्योर तो रिवर्स कर पाएंगे। क्योरिंग नहीं बोलते हम, क्योंकि क्योरिंग मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट से, बहुत बार कैंसर क्योर होकर वापस रिवर्स आता है, तो हम बोलते हैं उसको रिवर्स कर पाएंगे। जी मैम। जी तो मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे कि आप क्या व्यूज शेयर करना चाहोगे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि जेन ऑन्को जो कैंसर केयर में काम कर रही हैं, आप क्या व्यूज शेयर करना चाहोगे अपने। अ, मेरी फर्स्ट जर्नी जब स्टार्ट हुई, मैंने डिम्पल मैम से बात किया तो डेफिनेटली आई लिटरली क्राई कि ऐसे बहुत सारे इंसान को ज़रूरत थी और आपने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। आज बहुत सारे लोगों को हम हेल्प कर पाएंगे। कई बार क्या होता है पता है, कैंसर डायग्नोस होने के बाद ही पेशेंट पूरा ब्रोकन डाउन हो जाता है, कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा सपोर्ट है, लव है, इवन ऑन्कोलॉजिस्ट भी साथ में है, न्यूट्रिशन भी साथ में है, फिजियोथेरापीज भी साथ में है। तो आई विश कि ये ऑर्गेनाइजेशन इतना वर्ल्ड वाइड अब स्प्रेड हो जाए कि हम ईच एंड एवरी पर्सन के पास पहुँच पाए। और आज जो भी लोग ज्वाइन हुए हैं, उसके कनेक्टेड जो भी पर्सन है आपके साथ, जो भी है, तो उसी को आप ये मैसेज दो, आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन हो और हम इस लव को ज़्यादा स्प्रेड करें। जो
लव की फीलिंग है ना, वही डिजीज़ को हील करने में हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। तो डेफिनेटली एक सर्वाइवल है जो पेशेंट है उसके लिए भी, जो केयर टेकर है उसके लिए भी, और बहुत सारे लोगों को टेंशन फ्री कर देगा। ट्रीटमेंट तो लेना ही है, लेकिन अगर किसी का सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली हम उसको फाइट करके बहुत सारे लोगों को एक नया रास्ता दे पाएंगे और एक नई लाइफ का दौरा दे पाएंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतने ब्यूटीफुल थॉट शेयर करे हैं। यही हमेशा से हमारा एम रहा है कि हम लोग सबको सपोर्ट करें, सबको बताएं कि वो अकेले नहीं है, वी आर देयर फॉर देम। अ, तो मैम, इसी के साथ अब कुछ लोग हैं जिनके कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, एंड कुछ लोग हैं जो आपसे डिस्कस भी करना चाहते हैं। सो हम इवेंट की टाइमिंग्स के साथ साथ ही जल्दी जल्दी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए मैम, ललिता जी से। उनके सन है 2 ईयर ओल्ड जिनको कैंसर है, तो उसके बारे में वो पूछना चाह रही हैं कि उनको आपने बताया अभी लेमन वाटर के बारे में और कोकोनट वाटर के बारे में, तो वो उन्हें कैसे देना है, मतलब एक ही दिन में तीनों चीजें देनी है, एंड अगर वो नहीं मतलब कंज्यूम कर पा रहे हैं तो कोई ऑल्टरनेटिव है उसके लिए? देखो, जब भी हम डाइट को एज ए थेरापी यूज़ करते हैं तो हमें अपने वेट के हिसाब से और बॉडी की एज के हिसाब से लेना है। बच्चे को खाना देना है या कोई भी डाइट देना है तो एडल्ट से अच्छा है। मेरे लिए पीडियाट्रिक बच्चे मेरे बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि हम उसको किसी तरह से समझा के पिला सकते हैं। एडल्ट तो मना करते हैं तो लेते ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चे में 100 ml इज़ इनफ। आप छोटा सा लेमन लो, या तो एक लेमन का 4 पीस कर दो, उसमें से 1 लेमन इज इनफ। एक थोड़ा हमारी डाइट का एक पोर्शन भी है। और दूसरा, केमो की जितना लेमन सीड और जो हमारी ग्रीन ग्रेप्स के सीड एक्सट्रैक्ट आते हैं, हल्दी का क्यूरमीन है, उसका एक्सट्रैक्ट इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हमें ट्रीटमेंट के दौरान भी लेना है और ट्रीटमेंट के बाद भी लेना है। तो लेमन का छोटा पीस इज इनफ फॉर 2 years चाइल्ड। कोकोनट वाटर 250 ml इज इनफ। अगर बच्चा 250 ml एक साथ नहीं कंज्यूम कर पाता तो आप दिन में जो भी पानी दो कोकोनट वाला ही दो, तो जितना भी अल्कलाइन वाटर जाएगा उसको हीलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। अदरक, आप जूस निकाल के रख दो, छोटी वाली बोतल, प्लास्टिक बोतल यूज़ मत करना। आप या तो स्टील की बोतल यूज़ करें या ग्लास बोतल यूज़ करें। फ्रिज में रख दो। 6 to 7 drops ऑफ जिंजर इज इनफ फॉर चाइल्ड। अगर बच्चा ऐसे नहीं ले सकता तो आप रोटी में डाल के दे दो, या तो फिर उसकी दाल में 2 चम्मच जितनी दाल लो, उसमें जिंजर का जूस डाल दो और उसके साथ दे दो, लेकिन लेना है तीनों साथ में। ओके। जी मैम, थैंक यू सो मच उनकी क्वेरी आंसर करने के लिए। एक और क्वेरी है आरती जी की, एंड आई थिंक ये कई लोगों को इसकी प्रॉब्लम आती है, दैट हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाता है, लो हो जाता है, तो उसको इंक्रीज या एनहांस करने के लिए कोई वेज है? अ, देखो, हीमोग्लोबिन रिड्यूस होने का मतलब है हमारा ब्लड है वो ब्रेक डाउन होता है, सडन ब्रेक डाउन में चला जाता है। तो हीमोग्लोबिन 10 से नीचे तो सबका जाएगा ही जाएगा, 6 से नीचे जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए 2 तरीका है, या तो ग्रीन जूस या तो रेड जूस। लेकिन रेड जूस उसी के दौरान डाइजेस्ट नहीं होता। जब भी आप केमो के दौरान जाते हो या तो फिर आप बीट का जूस लिया तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो हम एडवाइस क्या करते हैं, आपको ग्रीन जूस लेने, लेकिन यहाँ पे आपको एवरी डे लेना है। ऐसा नहीं कि एक दिन लिया तो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ग्रीन जूस में आप क्या ले सकते हो, आप स्पिनेच ले सकते हो, धनिया ले सकते हो, पुदीना ले सकते हो, जुआरा ले सकते हो। जुआरा इज़ वेरी गुड। सीसम इज़ ऑल्सो गुड फॉर कैंसर पेशेंट। सीसम के पत्ते का जूस निकाल के ले सकते हो, उसका काढ़ा बना के भी ले सकते हो। और उसी के साथ आपको कोई 2 नट्स यूज़ करने हैं, या तो आप आलमंड यूज़ करो या वॉलनट यूज़ करो, इसमें से कोई भी एक नट्स ले लो। 2 सीड यूज़ करने हैं, पम्पकिन के सीड यूज़ करो या फ्लैक्स सीड यूज़ करो, कोई भी 2 सीड लिया, और डेट्स यूज़ करने हैं। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, प्रोटीन एंड विटामिन सी, ऑल कंबाइन यू मेक जूस। उसको छानना नहीं है, फाइबर के साथ ही लेना है, और यू हैव टू ड्रिंक इन अर्ली मॉर्निंग। ठीक है। अगर आपके पास जुआरा है तो यू कैन यूज़ द फ्रेश लीव्स ऑफ जुआरा, गेहूँ के जुआरा। गेहूँ साथ साथ, गेहूँ के साथ साथ आप मूंग का भी ले सकते हो। थोड़ा सा गेहूँ और थोड़ा सा मूंग साथ में ही आपको रख देना है, और उन दोनों को साथ में यूज़ करना है। अगर आपके पास लाइव अवेलेबल नहीं है, यू कैन यूज़ द पाउडर ऑल्सो। सेकंड थिंग, ऑल ग्रीन्स पाउडर आप यूज़ कर सकते हो।
आपको लगता है कि हमारे घर पे अवेलेबल नहीं है, तो आप सबको ड्राई कर दो। पुदीना को ड्राई कर दो, धनिया को ड्राई कर दो, पम्पकिन स्पिनच को ड्राई कर दो, जवारा को ड्राई कर दो, और उसके सारे पाउडर्स को आप यूज़ कर सकते हो। दिस आर द गुड सोर्स। सेकंड थिंग इज द मोरिंगा, ड्रमस्टिक लीव्स एंड ड्रमस्टिक फली, उन दोनों में आयरन भी ज़्यादा है, विटामिन सी भी है, प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है। तो आप एवरी डे 1 स्पून ऑफ द मोरिंगा लीव पाउडर इज इनफ टू मेंटेन योर HB ड्यूरिंग थेरापीज। आफ्टर थेरापी अगर आपका HB 10 ले रहा है तो आपको दोनों चीज़ साथ में करना है। एक दिन ग्रीन जूस, एक दिन रेड जूस, एक दिन ग्रीन जूस, एक दिन रेड जूस। रेड जूस में क्या ले सकते हो? बीटरूट, कैरेट, पोमेग्रेनेट, इन तीनों को मिक्स किया। आप स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि अच्छा टेस्ट आता है तो यू कैन यूज स्ट्रॉबेरी। सेकंड थिंग द ABC, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। ये तीन ये याद रखने में बहुत अच्छा है कि हमें एप्पल लेना है, बीटरूट लेना है, कैरेट लेना है। इज अ गुड कॉम्बिनेशन टू रीच योर हीमोग्लोबिन। विद इन 10 days 2 ग्राम जितना आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आपको कंज्यूम एवरी डे करना है। कितना लेना है? 400 ml ईच टाइम। जब भी आप लेते हो 400 ml पूरा लेना है, और इसको खाने से पहले लेना है, खाने के बाद कभी भी नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में लेना है, और वो लेने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। अगर भूख लगती है तो नट्स खा सकते हो, सीड खा सकते हो, लेकिन पका हुआ कुक खाना कुछ भी नहीं लेना। जी मैम, थैंक यू सो मच उनकी क्वेरी आंसर करने के लिए। राजेंद्र जी आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। राजेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। डिस्कस तो नहीं करना है मुझे, वो कुछ कहना है। बिकॉज नेहल के साथ मैं काफी टाइम से ज्वाइन हूँ। आफ्टर मेरा कैंसर के बाद मैंने 2 साल उसके साथ एक्सरसाइज किया था। मॉर्निंग में शी इज कंडक्टिंग वेरी गुड क्लासेस ऑफ एक्सरसाइज फॉर 1.5 hour। और जो मेरे घर में मैंने सभी गार्डन बनाया ना, ग्रीन वनस्पति ऑल, शतावरी, अश्वगंधा, तुलसी, मोरिंगा, पारिजात, ये सभी उन्होंने सिखाया है कि ये सब है ना वेरी गुड फॉर दी हेल्थ। तो ये सभी जो ग्रीन प्लांट्स है ना मैंने घर भी लगाया है। एवरीडे मैं उसका जूस पीता हूँ। अभी मेरा टीवी में भी इंटरव्यू आया था, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू नेहल बेन बिकॉज शी हैज बीन डूइंग फैंटास्टिक वर्क। शी हैज वेरी गुड नॉलेज एंड इवन टुडेज टॉक वाज एक्सीलेंट। वी हैव बीन टॉकिंग फ्रीक्वेंटली, बट अभी मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, कई दिन से मिस कर रहा हूँ उनकी एक्सरसाइज। लेकिन आई थिंक दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन हर क्लासेस। She conducts beautiful exercise classes in the morning from 6 o'clock to 7:30, and it is helping me. It has helped me a lot. मेरा कैंसर के बाद 16, 17, 18 मैंने 3 साल उसके साथ एक्सरसाइज किया था। It was just wonderful. And she has good, very good knowledge. So just all appreciation for her, and just wanted to convey the detail about Nehal to all the viewers. That's why I just talked to you. Okay. थैंक यू अंकल। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, दैट आपने बताया उनके बारे में। एंड मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। डेली क्लासेस ले रहे हो, कितनी हेल्पफुल होंगी वो और लोगों के लिए। सो थैंक्स अ लॉट कि आप ऐसा करते हो, और पेशेंट्स के लिए और लोगों के लिए। एंड दीपक जी भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ગુડ ઇવનિંગ નેલબેન। ગુડ ઇવનિંગ। તમે કીધું મગ ને એ બધું લેવાનું, મારી વાઈફ ને પ્રોબ્લેમ થાય એનાથી ગેસ થઈ જાય, તો શું કરવું એની માટે? એક કી ગેસિયસ ફોર્મેશન છે ને એ કોમનેસ્ટ હોય છે। એસિડ પડે ને એટલે ગેસમાં કન્વર્ટ થઈ જાય, બરાબર। હવે મગ ખાવા માટે 1 ચમચી પહેલાં ઘી લેવાનું, અને પછી મગનો ઉપયોગ કરવાનો। મગને બાફીને લેવાના છે। વઘારો તો વઘારમાં અજમા નાખવાના, અજમાથી જ વઘારેલા મગ ખાવાના। મગ ખાવાની 2 રીત છે। જો સવારે ભૂખ્યા પેટે મગ ખાય તો માઇટ બી ડાયજેસ્ટ થોડાક મોડા થશે, અને ગેસિયસ કરે છે। એટલે મગને ઘીમાં વઘારીને એક મેઇન મીલ પૂરું થઈ જાય, મોર્નિંગનો બ્રેકફાસ્ટ, તમારું ગ્રીન જ્યુસ, ફ્રૂટ્સ પૂરા થઈ જાય પછી મિડ મોર્નિંગમાં મગને કન્ઝ્યુમ કરવા જોઈએ। સેકન્ડ ઓપ્શન છે મગ ખાવા માટેનો, મગને પલાળી અને એને ક્રશ કરી દેવાના, અને એના થેપલા, પુડલા કે વડા કે તમે કંઈ પણ યુઝ કરી શકો। તો એ ગેસિયસ નહીં કરે, કારણ કે જ્યારે તમે ક્રશ કરો છો ત્યારે એનું પ્રોટીન છે એ નેનો મોલિક્યુલમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે, એટલે પછી એ ગેસ નહીં કરે। સેકન્ડ થિંગ છે સ્પ્રાઉટ કરી દેવાના। સ્પ્રાઉટ કરેલા મગને પછી તમે બાફો છો તો એ પાચનમાં હળવા થઈ જાય છે। મગ સાથે ક્યારેય ડેરી પ્રોડક્ટ યુઝ નહીં કરવાની। તમે જ્યારે કઠોળ સાથે ડેરી પ્રોડક્ટ યુઝ કરો છો તો બંને અલગ અલગ પ્રોટીન છે। એક કેસીન પ્રોટીન છે
અને બીજું છે પ્લાન્ટ પ્રોટીન છે. તો એ બોડીમાં એબ્સોર્બ નથી થતું, ફાઇટોલાઇટ બનાવે છે અને એટલે ગેસિયસ થાય છે. જો ડેરી પ્રોડક્ટ યુઝ કરતા હોય તો પ્લાન્ટ પ્રોટીન અને ડેરી પ્રોડક્ટ વચ્ચે અડધી કલાકનો ગેપ રાખવાનો છે, પછી જ ખાવાના છે. આટલું માઇનર ચેન્જીસ કરશો તો તમને ગેસિયસ ફોર્મેશન નહીં આવે અને ઇટ વુડ બી વેરી ઇઝી ફોર હર. સેમ ચીજ છે, નાળિયેર પાણી જો લે મારી વાઈફ તો 2 દિવસ સુધી સૂઈ ન શકતી, હા, એટલો ગેસ નારિયેળ વધી જાય. પાણીમાં પણ એવું છે કે તમે પાણી કાઢીને મૂકી રાખવાનું, તરત નહીં પીવાનું, ડાયરેક્ટ સ્ટોર તો નહીં જ પીવાનું, કારણ કે જ્યારે એકદમ પ્રેશરમાં હોય છે. ઇઝ વેરી ગુડ ફીચર્સ ઓફ ગોડ. ભગવાને બહુ જ સરસ રીતે પાણીને પેક કરીને રાખ્યું છે અને પાણી એકદમ પ્રેશરમાં હોય છે. ઘણીવાર તમે તોડો ને તો સ્પ્રેડ થશે અને એ pressure છે એ વન ટાઈપ ઓફ ધ ઓટો નર્વસ ગેસ છે. એટલે ઘણા બધા પેશન્ટ ઇઝીલી ડાયજેસ્ટ કરી શકે, ઘણાને પાણી પીધા પછી કલાક 2 કલાક પછી ગેસિયસ ફોર્મેશન સ્ટાર્ટ થઈ જાય. બટ ઇઝ વેરી ગુડ આલ્કલાઇન વોટર. પાણી કાઢી અને 15-20 મિનિટ બહાર રહેવા દેવાનું, મરી પાવડર નાખવાનું અને જો જરૂર પડે તો થોડું પાણી એડ કરી દેવાનું, એટલે માઇલ્ડ થઈ જશે અને પછી થોડું પાણી લઈ શકે. આખા દિવસનું 400 ml ઇઝ ઇનફ ફોર બુસ્ટિંગ ઓફ ઇમ્યુનિટી. ઓકે, થેન્ક યુ. યા વેલકમ. Yeah. Thank you so much, Deepak ji. एंड शिव सागर जी, आप भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, तो आप जो डिस्कस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. हेलो. यस. जी मैम, मैं झारखंड से हूँ, जोहार. एक्चुअली मैम मुझे जो है कैंसर हुआ था 2021 को, और अनफॉर्चुनेटली मैंने तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लिया अबर, और मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट होके 1 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे GVHD हो गया, ग्राफ्ट वर्सेस फोर्स रिजेक्शन का. तो अभी उसका मुझे ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी मैं फॉलोअप्स में कंटिन्यू हूँ. बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इम्यूनो सप्रेशन करके कुछ मेडिसिन चला रहे हैं डॉक्टर, तो क्या मैं इम्यूनिटी बढ़ा सकता हूँ अभी? और आपने जैसा कि जितने भी चीज बताए हैं, प्रोटीन वेस और विटामिन जितने भी मतलब तो वो सब ले सकता हूँ, या तो फिर इम्यून सिस्टम को मुझे कमजोर करके ही रखना बेटर होगा? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या चूज करूँ, किधर जाऊँ, क्योंकि मतलब डॉक्टर भी कहते हैं, बहुत सारे वीडियो में भी कहते हैं कि इम्यूनिटी अगर आपका बूस्ट है तो काफी अच्छा हेल्थ आपका रहेगा, और मतलब रिकरेंस का खतरा कम रहता है, बॉडी अच्छा मतलब कि वर्क करती है. तो इस पे मुझे जानना है कि क्या मैं करूँ. मैं मतलब बहुत कंफ्यूज हूँ मैं. देखो, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को रिड्यूस करने की जो मेडिसिन चलती है ना, वो जी बॉडी में जब बोन मैरो ट्रांसफर करते हैं ना, वो आउटर बोन मैरो आपकी बॉडी में आया, ठीक है, जी तो वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट करेगा. आप जी ऐसा समझ लो कि आपकी 4 व्हील रहते हैं कार में, ठीक है, एक व्हील जी खराब हो गया और एक हमने नया लगाया, तो जो नया वाला है वो नया ही रहेगा, ठीक है, वो जी रिस्पॉन्स करेगा उसको, उस व्हीकल को, नया व्हील है वैसा वो रिस्पॉन्स आएगा. वैसा सेम स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट किया वो अपना बनाएगा. तो जी उन लोगों को मतलब जब मेडिसिनल जाता है और मेडिसिन उसको इम्यूनिटी सप्रेसिव मेडिसिन दी जाती है ताकि वो यस इम्यून रिस्पॉन्स आपका बढ़ना जाए. अभी यस बात आई आपकी डाइट और अल्टरनेटिव थेरापी की, ठीक है. यस तो हमारा कोई भी फूड, चाहे हम जी कुछ भी फूड कई बार ज्यादा खा लिया, कहीं कम खा लिया, बॉडी उसको कभी एडवर्स रिएक्शन नहीं देती. जैसे मेडिसिन के साइड इफेक्ट आती है, वैसी कोई जी भी कोई एडवर्स मतलब जो इफेक्ट देना है वो कई बार कम मिलता है, वो सही है कि कम इफेक्ट आया, लेकिन ऐसा नहीं है जी. कि खाने से उसको एडवर्स इफेक्ट आया. जब हम प्रॉपर अच्छा. तरीके से खाना खाते हैं, हाँ, गलत खाना खाते हैं तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट आता है. कोई हमने टोबैको लिया, अल्कोहल लिया, ऐसी कोई कैंसरस प्रोडक्ट खाते हैं, हर रोज बाहर का खाना खाते हैं तो उसकी इफेक्ट आती है. लेकिन हम जब डाइट बेस्ड कोई फूड खाते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट कभी नहीं आती. अभी आपके बारे में मैं बोलती हूँ कि आप इम्यून डाइट को एवरीडे लेना स्टार्ट करो, ठीक है. अच्छा वो अच्छा. डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपको मेंटली स्ट्रांग रखेगा. चाहे आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, अगर नहीं किया होता फिर भी बहुत सारी डाइट की जो सीक्रेट डाइट है
बोलते हैं प्रोटीन कितना लेना है, आपको इम्यूनिटी कितना बढ़ाना है, वो सारी चीज़ें इंटरनल सेल को हेल्प करती है। तो बोन मैरो के अलावा भी बॉडी में बहुत सारा जी सिस्टम है जो न्यू सेल बनाती है, ठीक है, नहीं तो उसको हेल्प करते हैं। तो आप कोई कंफ्यूजन मत दो। नहीं नहीं, मेरे जो डॉक्टर हैं मैम, उन्होंने, उनसे मैं इस बात को डिस्कस किया था, तो उन्होंने मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए कुछ खाने पीने को लेके। लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर उन्होंने कुछ मतलब खाने पीने के लिए कुछ भी बोले कि हाँ नॉर्मल डाइट आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट मुझे लगा कि इम्यूनो सेपरेशन का दवा चल रहा है, तो क्या मुझे इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए या नहीं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो आपने क्लियर कर दिया, थैंक यू सो मच। एंड एक चीज और मैम, कि मैं क्या जैसे कभी मॉर्निंग में होता है, तुलसी हमारे घर है, और एलोवेरा है, गिलोय है, अश्वगंधा है ना, जिनसिंग मैंने परचेज किया है। तो मतलब बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स, क्या मैं वो कंज्यूम कर सकता हूँ मॉर्निंग टू इवनिंग में कभी भी, या आप तो ले फिर सकते हो। देखो, अगर आप बहुत सारे हर्ब्स को देखेंगे ना, तो बहुत जी सारे हर्ब्स बहुत सारे डिजीज में हेल्प करते हैं, ठीक है। जी तो गिलोय है वो नेचुरल हीलिंग स्ट्रक्चर है, तुलसी है वो नेचुरल हीलिंग स्ट्रक्चर है, उन सभी के अंदर इम्यूनिटी के लिए कुछ ना कुछ तो है। आप ये सब जी ले सकते हो, लेकिन उसका डोज कितना लेना है वो आपके बॉडी के हिसाब से लेना है। आप कोई भी चीज़ करते हो तो 1 दिन 2 दिन करके छोड़ना नहीं है, यू हैव टू जी कंटिन्यू। या ग्रीन में सब कुछ, गिलोय के पत्ते ले सकते हो, तुलसी ले सकते हो, जवारा ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर आप स्पेसिफिक डाइट के बारे में बोले, तो जब या भी हम पेशेंट को डाइट एडवाइस करते हैं तो जी उसका कैंसर, उसका बॉडी की इम्यून सिस्टम, उसका प्रेजेंट जो थेरापी चलती है वो, उस या प्रेजेंट थेरापी की वजह से उसको कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं, वो सब ध्यान में रखते हुए ग्रीन्स पसंद करते हैं, ठीक है। क्योंकि यस उसको मॉर्निंग में कौन से ग्रीन्स अच्छे हैं, वो जी सभी कैंसर में सभी पत्ते अच्छे नहीं है, ठीक है। हर जी कुछ खा जी लिया तो अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है। जैसे इंटेस्टाइन का कोई भी कैंसर है तो पारिजात इज द वेरी बेस्ट। यस लंग्स का कोई कैंसर है तो तुलसी एंड गिलोय इज द सबसे बेस्ट। अगर आप यस बोलते हो कि आपको बोन मैरो के लिए कोई प्रॉब्लम है तो पपीते के पत्ते इज ऑल्सो बेस्ट फॉर यू, अच्छा अच्छा, ठीक पपीते है। के तो पत्ते, इसी यस तरह से हब सिलेक्ट करने हैं, और सभी हब्स का पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है, और उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें हब्स को यूज करना है, और ठीक है। वेट के हिसाब से लेना पड़ेगा ना मैम? वेट के हिसाब से, हाँ, सबका वेट अलग अलग है। ड्यूरिंग दौरान कोई भी ट्रीटमेंट वेट को रिड्यूस होने नहीं देना, यू हैव टू फोकस ऑन योर वेट। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरा जो भी क्वेरीज था वो आपने क्लियर किया, है ना, और बाकी वैसा कुछ अब है नहीं डाउट, मैं इसको फॉलो करूंगा। वेलकम। थैंक यू गुड सो मच। जी। या थैंक यू सो मच शिव सागर जी। मैं एक छोटी सी चीज सबको बताना चाहूंगी, दैट हमारे सेशन का टाइम ऑलरेडी काफी एक्सीड हो गया है। सो मैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, और साथ में ऐप डाउनलोड की लिंक भी शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स पे। तो सुदर्शन जी, सुनील कुमार जी, आरती जी, प्रियादर्शनी जी, आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे ग्रुप चैट पे शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग सेशन के बाद आपसे कनेक्ट कर सके। एंड अगर आप डॉक्टर नेहल से भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम आपको सेशन के बाद उनके साथ भी कनेक्ट करा देंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर नेहल, हमारे पास कुछ क्वेरीज और हैं, लाइक अगर हम लोग अभी 1-2 लोगों से डिस्कस कर सकते हैं अभी। या ठीक है, आई एम अवेलेबल। जी जी, तो हम लोग क्विकली 1-2 लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं जिन्होंने पहले हैंड रेस किया था। सुनील कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो बोलिए सुनील कुमार। मैडम, मुझे मुंह में हुआ है, 5 महीने हो गया रेडिएशन हुए। 2 अगस्त को रेडिएशन पूरा हुआ था मैडम। अभी माउथ में वाटरी जैसा, पानी जैसा रहता है, टेस्ट नहीं आता ना, सलाइवा बनता है, और स्पीड में सेलिब्रेशन भी बनता नहीं, है या नहीं बनता? नहीं बनता मैडम। ओके, जी, ठीक है, आप खाना ले सकते हो। खाना तो खाते हैं। अच्छा ठीक है, देखो, सलाइवेशन इज गुड फॉर अवर डाइजेस्टिव टिश्यू, ठीक है। अगर हमें सलाइवेशन नहीं रहता तो कोई भी खाना हम अच्छी तरह से खा नहीं पाते। हाउ टू जी इंक्रीज सलाइवेशन? अगर आपको शुगर का इश्यू नहीं है तो आप जैगरी यूज़ कर सकते हो, वेरी ओके लिटिल अमाउंट, ठीक है, बहुत छोटा पीस आप जैगरी मुंह में रखोगे तो सलाइवेशन स्टार्ट होगा। सेकंड थिंग्स, हमारे तेजाना,
आप लौंग मुंह में रख सकते हो, आप इलायची मुंह में रख सकते हो, आप सिनेमोम जो एलची दाना बोलते हैं उसको मुंह में रख सकते हो, आप अजवाइन के सीड मुंह में रख सकते हो। जब भी चीज़ चबाना नहीं है, सिर्फ मुंह में रखना है और स्टार्ट इंक्रीजिंग सलाइवेशन। ठीक है, पूरे दिन में उसको आप मुंह में रख के चबाने की ट्राई करना है तो वो सिक्रेशन आपका बढ़ा देगा। सलाइवेशन न होने का रीज़न रहता है कि जहाँ पे ग्लैंड हमारी इफेक्ट होती है वो सलाइवरी ग्लैंड रहती है और उसी के दौरान जो कैंसरस टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं तो सलाइवेशन बंद हो जाता है, कई बार लेस हो जाता है, लेकिन तेजाना इज गुड सोर्स टू इंक्रीज योर सलाइवेशन। ये मैडम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खा सकते हैं, जैसे उनका कैंसर है, क्या आवश्यक? अच्छा, हेलो। इम्यूनिटी के लिए मैंने अभी जो सेशन में डाइट डिस्कस किया उसी के साथ आप घर का बनाया हुआ चीज़ खाना है, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है और इम्यून जी, बूस्ट डाइट लें। ठीक है ना? गिलो ये सब पीता हूँ मैडम, गिलो और ये ले सकते हो, कोई इशू आंवला, नहीं, गिलोय ले सकते हो, कोई इशू कोई नहीं। दिक्कत नहीं है ना मैडम? नहीं, गिलोय ले सकते थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी थैंक यू सुनील कुमार जी। एंड मैं फिर से सबको बताना चाहूंगी कि मैंने हमारा नंबर शेयर करा है। मैं नंबर एक बार सबको बता देती हूँ ताकि जिन लोगों को चैट नहीं दिख रही है वो भी नंबर नोट डाउन कर सके। तो नंबर है 9993070900। मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, नंबर है 9993070900। और साथ में मैंने जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप की भी जो लिंक है वो शेयर कर दी है, तो आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उस पर भी पूछ सकते हैं। एंड वहां पे भी आपको एक्सपर्ट्स के आंसर्स मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आप डॉक्टर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड अभी ऑलरेडी हमारे सेशन का टाइम काफी एक्सीड हो गया है एंड आई थिंक आगे डॉक्टर की कंसल्टेशंस भी होंगी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप प्लीज अपने नंबर सेंड कर दीजिए ताकि हम आपके साथ कनेक्ट कर सकें और सारी क्वेरी सॉल्व कर सकें। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहल दैट आज आपने इतनी नॉलेज शेयर करी है एंड आई एम श्योर कि इससे कई पेशेंट सर्वाइवर्स और केयर गिवर्स की हेल्प हुई होगी। एंड मैं होप करती हूँ कि हम लोग आगे भी फ्यूचर में आपके साथ ऐसे सेशंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे मैम। Thank you so much, Zenonco organization, to inviting me and sharing my knowledge and give this opportunity to connect so many people. And my motto is only that we have to give the best to our society and we can free from the cancer. Yeah. सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं अभी नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए सेशन में ही हूँ, तो जो भी लोग नंबर शेयर कर रहे हैं वो प्लीज अपनी चैट पे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय। Yes, bye bye everyone.